आज सबसे पहले हम केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का एक ब्लैक एंड व्हाइट और कड़वा विश्लेषण करेंगे, जिसका सीधा संबंध आम लोगों की सुविधा से तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी सुरक्षा से है। आपको सुविधाएं चाहिए होती हैं, लेकिन साथ ही सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। कि पहला सवाल, जब मौसम खराब था, बर्फ पड़ रही थी, चारों तरफ घना कोहरा था, तब भी हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा? दूसरा सवाल, क्या हेलीकॉप्टर कंपनियों की मनमानी ने इन 7 लोगों की जान ले ली? इन प्राइवेट कंपनियों को हर हाल में हेलीकॉप्टर उड़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। केदारनाथ में मानसून में हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी जाती है और बाद में थोड़ा मौसम खुलते ही ये हेलीकॉप्टर कंपनियां अपने बैकलॉग को पूरा करने के लिए, अपने नुकसान की भरपाई के लिए सारे नियम ताक पर रख देती हैं। तीसरा सवाल, इस हादसे के लिए उत्तराखंड एविएशन विभाग और डीजीसीए की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं, जिन्हें केदारनाथ में मन मर्जी से चल रही इन प्राइवेट कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए थी? इस एडवाइजरी में कहा गया था कि केदारनाथ हेलीपैड पर लैंडिंग के समय पायलट खासतौर पर सावधानी बरतें। अगर क्रॉस विंड या टेल विंड तय मानकों से ज्यादा है तो उन्हें सभी तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। इस स्थिति में लैंडिंग को कैंसिल करके बेस पर लौट जाना चाहिए, लेकिन ऐसी एडवाइजरी को हेलीकॉप्टर कंपनियां शायद कूड़े के डब्बे में फेंक देती हैं। और यह हाल तब है जब 2013 से लेकर अब तक अकेले केदारनाथ घाटी में ही 7 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं और आज भी पायलट ने कंट्रोल रूम को यह जानकारी दी थी कि मौसम खराब है और उसे वापस लौटना होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हम आपको बताते हैं कि सामान्य तौर पर हेलीकॉप्टर हादसे की मुख्य वजहें क्या होती हैं। आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स इतने क्रैश होते क्यों हैं? सबसे बड़ी वजह होती है खराब मौसम। खराब मौसम में आकाशीय भटकाव यानी स्पेशल डिसओरिएंटेशन जैसी स्थिति बन जाती है, जिससे पायलट जमीन या कुछ पॉइंट्स पर हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, उसकी स्थिति और हवा की गति का सही तरह से अंदाजा नहीं लगा पाता। विजिबिलिटी की कमी की वजह से भी भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा हवा की रफ्तार को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तेज हवा भी हेलीकॉप्टर की उड़ान को काफी प्रभावित करती है, क्योंकि वो इसे धकेलती है, जिससे हेलीकॉप्टर का नियंत्रण कई बार बिगड़ जाता है। ज्यादातर हेलीकॉप्टर क्रैश इंजन फेल होने की वजह से होते हैं। इलेक्ट्रिकल उपकरणों की गड़बड़ी से हेलीकॉप्टर्स में सबसे ज्यादा समस्याएं पैदा होती हैं और केदारनाथ में इस समय जितनी प्राइवेट कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, उनके बारे में एक बात कही जा रही है कि वो सभी सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि केदारनाथ घाटी को सबसे सकरी घाटी माना जाता है और वहां मौसम भी कई बार बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। लेकिन यहां उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स को लेकर कोई गाइडलाइंस है भी या नहीं, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। केंद्रीय परिवहन मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी ने शानदार काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो देश के सबसे अच्छे परफॉर्मेंस वाले मंत्री हैं। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं, बहुत काम किया है, सपने भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े देख के रखे हैं भारत के लिए। लेकिन हमारे देश की जो सच्चाई है वो असल में कुछ और कह रही है। सरकार टोल टैक्स के नाम पर लोगों से एक साल में लगभग 9,740 करोड़ रुपए वसूलती है। उनमें से आप भी लोग जरूर होंगे शामिल। आपने भी कभी ना कभी टोल टैक्स जरूर दिया होगा या हर हफ्ते हर महीने देते भी होंगे। लेकिन देश में नेशनल हाईवेज की हालत कैसी है, आज आपके लिए कुछ तस्वीरें लेकर आए हैं, आप भी देखिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आम भाषा में जयपुर हाईवे भी कहते हैं, ये उसकी तस्वीर है। ये नेशनल हाईवे करीब 2800 किलोमीटर लंबा है और ये देश के 2 बड़े शहरों दिल्ली और चेन्नई को जोड़ता है। देश के 7 राज्यों यानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से होता हुआ ये नेशनल हाईवे गुजरता है। आप देखिए नक्शे पर कैसे जाता है। लेकिन गुरुग्राम से जयपुर के बीच 224 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को आप मौत का हाईवे भी कह सकते हैं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक NH-48 बनाने में कुल मिलाकर 3678 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन 2009 से 2021 के बीच इस नेशनल हाईवे पर 6384 करोड़ रुपए का टोल टैक्स लोगों से, आप जैसे आम लोगों से वसूला जा चुका है। यानी टैक्स वसूलने के मामले में ये टोल कंपनियां बहुत आगे हैं, लेकिन रखरखाव और मरम्मत के बारे में किसी का ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनियों को टोल टैक्स वसूलने की इजाजत हाईवे बनने से पहले ही मिल जाती है। यानी हाईवे तो बना नहीं,
टोल टैक्स पहले शुरू हो जाता है। वर्ष 2009 में जयपुर से गुरुग्राम तक 4 लेन सड़क को 6 लेन बनाने का काम शुरू हुआ था और इसे वर्ष 2011 तक पूरा हो जाना था, लेकिन टोल कंपनी को काम पूरा होने से पहले ही अप्रैल 2009 से ही टोल वसूलने की इजाजत मिल गई। वहीं इस प्रोजेक्ट को पूरा 2011 में होना था, लेकिन कई बार डेडलाइंस बढ़ाए जाने के बावजूद आज तक यह काम पूरा नहीं हुआ है। सोचिए, और हम बिना काम पूरा हुए, बिना सड़क बने टोल टैक्स देते जा रहे हैं। यानी आपने टैक्स तो ले लिया लेकिन सड़क नहीं दी। वर्ष 2018-19 में कोविड से पहले नेशनल हाईवेज के रखरखाव पर करीब 2654 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इसी साल सड़कों पर गड्ढों की वजह से 2140 लोगों की मौत भी हुई थी। खराब हो, लेकिन वाहन खरीदते समय सरकार आपसे रोड टैक्स जरूर वसूलती है, शायद आपको पता होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में एक 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं तो आपको रोड टैक्स के तौर पर करीब 80,000 रुपए देने होते हैं। 20 साल का रोड टैक्स सरकार आपसे पहले ही ले लेती है। और रोड टैक्स तो ले लिया, लेकिन रोड कहां है? आपने देख लिया कि सड़कें किस तरह बदहाल हैं, लेकिन इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? अब आपको हम कुछ नए आइडिया बताना चाहते हैं कि होना क्या चाहिए। आज एक सुझाव हम दे रहे हैं सरकार को भी और लोगों को भी। हर सड़क पर जो टोल कंपनी सड़क को बना रही है, उस सड़क पर उस कंपनी का नाम होना चाहिए जिसने उस सड़क को बनाया है, और उस कंपनी का फोन नंबर होना चाहिए, उसके अधिकारी का फोन नंबर होना चाहिए, जिस नंबर पर लोग इस कंपनी को शिकायत कर सकें अगर कहीं भी गड्ढा है तो। इसके साथ ही देश में जितनी भी सड़कें हैं उनके रखरखाव की जिम्मेदारी जिस सरकारी अधिकारी की है, उस सरकारी अधिकारी का नाम और उस सरकारी अधिकारी का नंबर भी उस सड़क पर लिखा होना चाहिए, ताकि जब भी आप वहां निकलें और आपने सड़क को टूटा हुआ देखा तो आप तुरंत उस नंबर पर फोन करके शिकायत कर सकें और उसे ठीक करवा सकें। पहला सबक ये कि पढ़ा लिखा होने और समझदार होने में फर्क है। दुर्घटना के समय आनंद प्रकाश नाम का जो व्यक्ति था वो गाड़ी चला रहा था, और आनंद प्रकाश पेशे से एक डॉक्टर था। पढ़ाई लिखाई में तो कोई कमी नहीं है। उनके साथ बैठे दीपक कुमार इंजीनियर थे और दीपक ने ही फेसबुक लाइव शुरू किया। बाकी दोनों लोग भी संपन्न परिवारों के थे, पढ़े लिखे लोग थे। दूसरा सबक यह कि अपने अंदाज से नायक बनने का शौक अच्छी बात है, लेकिन नियम कानून को ताक पर रखकर जिंदगी से खेलना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। कार की स्पीड बढ़ाते हुए फेसबुक लाइव पर लोगों को यह सब दिखाने का मतलब है कि चारों को, दुनिया को यह जताना था कि वो कितने बहादुर हैं, वो कितने कूल हैं, वो कितने बड़े हीरो हैं। और वो ऐसा समझ रहे थे कि शायद हमारा समाज ऐसे ही लोगों को नायक मानता है। तीसरा सबक यह कि ओवर स्पीडिंग यानी तय सीमा से तेज गाड़ी चलाने में रोमांच जरूर हो सकता है, लेकिन स्थिति कब आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। साइन बोर्ड्स में पढ़ा होगा, दुर्घटना से देर भली, किस हाईवे पर आगे क्या गतिरोध होगा यह अनुमान कई बार लगाना मुश्किल होता है। फिर दुर्घटना के कई कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, कार के सामने अचानक कोई जानवर आ जाए तो दुर्घटना हो सकती है। स्पीड जितनी ज्यादा होगी, संभलने का मौका उतना ही कम मिलेगा। सरकार यदि ओवर स्पीडिंग के मामले में तुरंत चालान और लाइसेंस रद्द करने जैसे कदम उठाए तो लोगों में डर पैदा हो सकता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा भी नहीं होता। सच यह है कि कानून का पालन और उन्हें लागू करना दोनों ही यहां मुश्किल है।